में भी ये सारा हम लोगों ने जो लास्ट में देखा था ना, जो हमने इन्फ्लेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की थी कि बास्केट होती है, एक बास्केट के अंदर 200 प्लस आइटम्स हैं और उनको सामने रख के हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं कि उन सब का। और ये आज हमने ये सारा ये लास्ट वाली क्लास में देख लिया था। और आज हमने कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करनी है कि इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है, कैसे ये किस वजह से कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो हमें ये पता नहीं चलता कि अगर कोई इन्फ्लेशन हो गया, जैसे इन्फ्लेशन की बात जब हमने की थी, इन्फ्लेशन का मतलब हमने ये कहा था कि जनरल प्राइस लेवल कुछ चीज़ों की इंक्रीज होती है तो कुछ लोगों की कुछ चीज़ों की डिक्रीज भी हो रही है। और उसकी रीजंस की भी बात की थी कि अगर आपका ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है खाने पीने की चीज़ों के ऊपर पड़ रहे हैं हो रहे हैं एक्सपेंडिचर, तो जो सिर्फ अगर खाने पीने की चीज़ों की तरफ हो रहे हैं तो उसका इन्फ्लुएंस ये होता है कि आप बाकी की चीज़ें नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से वो उनकी इन्वेंट्री जो है वो बिजनेस वो भी सफ़र करते हैं और उनका जो है वो कम हो जाता है, यानी कि वो चीज़ें कम खरीदते हैं लोग। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि डिमांड की वजह से, और हमने दो तरह की इन्फ्लेशन लास्ट वाली क्लास में देखी थी कि डिमांड पुल होती है और एक कॉस्ट पुश होती है। अगर डिमांड के इंक्रीज करने से प्राइसेस इंक्रीज कर जाएं, अब जैसे आपके सामने ये बोर्ड है ना, अब बोर्ड के ऊपर आपने ये असल में ये सारे जो ये इन्फ्लेशन का है ना मॉडल, ये भी सारा एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई से ही निकलता है। अब इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करता है। अब जब एग्रीगेट डिमांड की जब हम बात करेंगे तो ये कुछ ना कुछ जिस तरह से प्राइसेस हैं, अब एग्रीगेट डिमांड कब जो होता है, जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका अपवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर मूव करता है एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है AD1 था अगर वो AD2 हो, ठीक है। अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होती है लेकिन आपकी अब जिस तरह से ये सप्लाई कर रहा है, सही है, अब इस सप्लाई कर्व पे ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे प्राइस लेवल और यहाँ पे जीडीपी। तो इन्फ्लेशन का टॉपिक था, दो तरह की हमने इन्फ्लेशन की बात की थी, दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक डिमांड पुल होती है और एक है आपकी कॉस्ट पुश, ठीक है ना। ये दो की बात की थी आपने लास्ट टाइम कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, और लेकिन आपकी एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ी, एग्रीगेट सप्लाई उधर की उधर ही है, तो फिर क्या होता है कि जो आपका जो डिमांड तक बढ़ा है उसकी वजह से जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है वो मिलता है, और जिसकी वजह से आपकी जो प्राइस है जनरल प्राइस लेवल वो इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पर आपका जीडीपी आ गया। अब ये जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है, ये वाला जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है, ये सिर्फ प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से हुआ है, ना कि क्वांटिटी के इंक्रीज होने की वजह से हुआ है या डिमांड के इंक्रीज होने। अब ये प्राइसेस डिमांड इंक्रीज हुई, उसकी वजह से आपके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए। अब आपका जीडीपी के अंदर जो है वो इंक्रीज नजर आ रहा है, लेकिन वो असल में इंक्रीज नहीं है कि वो प्रोडक्शन का इंक्रीज हो, वो सिर्फ आपकी प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया। जैसे आपकी चीजें महंगी हो गई है, पड़ी नहीं है, अब आपको पहले आप दो चीजें खरीद सकते थे, अब आप एक चीज खरीद सकते हो, तो अब ये क्या प्राइस लेवल क्योंकि इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो इफेक्ट आया है, ये अगर हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन है कि डिमांड हमारी जब बढ़ती है सप्लाई हमारी एट द सेम टाइम नहीं बढ़ती। अब सप्लाई क्या होगी, वक्त के साथ साथ सप्लायर्स को पता चलेगा, प्रोड्यूसर्स को भी पता चलेगा कि अब आपकी सप्लाई जो है लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे, लेकिन उसको एक टाइम लगेगा, उसकी स्ट्रेटेजी बनाने में 2 से 3 माह लग सकते हैं। अब उस दौरान में क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं वो आपके वो इंक्रीज हो जाएंगे डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अब अगले पॉइंट पे क्या होता है कि जो एग्रीगेट जब सप्लायर्स जो हैं वो सोचते हैं कि नहीं अब हम लोगों को क्या करना है कि हमें ज्यादा सप्लाई करनी चाहिए, वो जब ज्यादा सप्लाई करते हैं वो अब सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। जब आपकी सप्लाई बढ़ाते हैं तो आपको जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है वो ये वाला मिलता है, यानी कि प्राइसेस अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा इन्फ्लेशन है, जब डिमांड के बढ़ने से आपके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जब डिमांड के बढ़ने से आपके प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं और आपकी सप्लाई उधर ही रहती है तो हमारा जो है वो इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है, प्राइसेस बढ़।
इसी तरह से दूसरी जो इन्फ्लेशन है वो हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अब वो क्या चीज है, अब इसी इसी कर्व को, यानी ये चीज है, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला है। इसके अंदर आपकी जो सप्लाई है ये आपकी डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ वो आपको रिसीव हो। अब क्या हुआ, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब ये हुआ कॉस्ट पुश का मतलब ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो इंक्रीज हो गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, या पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए हैं, या कोई भी ऐसी चीज के जो कि आपकी इनपुट के तौर पे यूज होती है बिजनेसेस के अंदर, उनके प्राइसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। जब एक चीज की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, एक पहले आप प्रोडक्ट बनाते थे, जैसे पेंसिल बनाते थे, उस पर आपके एक्सपेंडिचर 5 रुपीज आता है। अब कॉस्ट बढ़ गई, अब आपका 6 रुपीज आ रहा है, सपोज के 6 रुपये, अब आपको या 6 से 7 रुपये आपको कॉस्ट बढ़ रही है। उसकी वजह से आपको क्या कहते हैं, जब कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है तो आपको लगता है कि अब महंगी चीज हो गई है, अब आपको जब मार्केट के अंदर सेल या प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाता है। अब बाद में जो है वो डिमांड नहीं बढ़ी चीजों की, वो बल्कि क्या होता है कि सिर्फ कॉस्ट की वजह से क्या होता है कि आपकी सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। कि अब पहले जहां पर आप 1000 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप 900 आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अब आपको रॉ मटेरियल महंगा पड़ा है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कम होने का अंदेशा है। अब जब प्रोडक्शन आपका कम होती है, जब प्रोडक्शन आपकी ओवरऑल कम हो गई, तो फिर क्या होता है कि अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा वो प्रोड्यूस करें, ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे। अब वो क्या होता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो कर्व है ये हमारा पीछे की तरफ मूव कर जाता है, यूं ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा पीछे की तरफ मूव कर गया। अब ये हुआ कि जो एग्रीगेट डिमांड थी वो हमारी उधर की उधर ही है। अब उसने क्या किया, हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया और वह यूं रहा, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी एक तो डिक्रीज हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पर पहले था ये मूव करके इधर आ गया। फिर दूसरा उसने क्या किया, यहाँ पे प्राइसेस हैं तो प्राइसेस भी इंक्रीज कर दिए, ठीक है, ये नए प्राइसेस, यानी P1 अगर यहाँ पर था इसने P2 इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी कम हो गई, यानी कि जब हम लोग सप्लाई की वजह से हमारी जो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, सप्लाई के कम होने की वजह से, एग्रीगेट सप्लाई के कम होने की वजह से जब हमारे प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं तो वो हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। और अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड की वजह से जो है वो हमारा जो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, वो हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। ये दो इन्फ्लेशन थी और उनको हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के रेलेवेंस में बात की, और ये इस तरह से। अब जो हम लोगों ने ना इसके बारे में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अब आपके साथ ये स्क्रीन शेयर हुई भी है। अब इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन, यानी जब एक चीज पूरी हलीम तैयार हुई भी होती है, जैसे हमने बात की थी, तो उसके अंदर से उसका इम्पैक्ट या किस चीज का जायका आ रहा है, या किस दाल का ज्यादा जायका आ रहा है, किसका नहीं आ रहा, तो उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कॉम्प्लेक्स होता है इकोनॉमी के अंदर वेरिएबल्स को अलग अलग से आइडेंटिफाई करके करना। तो अब ये क्या होता है कि क्योंकि हर चीज हौश पौश तरीके से पड़ी हुई है, हर चीज ऑर्गेनाइज के तरीके से नहीं पड़ी हुई होती। अब वो क्या होता है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन demand pull and cost push causes of the inflation. For example, significant increase in total spending occurs in a full employed economy causing demand pull inflation, ठीक है, डिमांड बढ़ी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब this stimulus work its way through various products and resource markets, individual firms and their wage cost, material cost and fuel cost prices rising, ये जो हमने cost push की बात की है। It may lead to cost push inflation to businesses and to the government. Demand pull inflation will continue as there is excess total spending. और cost pull inflation automatically self limiting, ये खुद बहुत ये एडजस्ट हो जाती है। जब बिजनेसेस देखते हैं कि उनकी डिमांड ज्यादा आ रही है तो वो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि उस डिमांड को फुलफिल किया जा सके। अब रिडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या चीज है कि अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो असल में करने वाले हैं, थोड़े से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसके अंदर एक रियल इनकम का कॉन्सेप्ट है
अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो कुछ लोगों के ऊपर अच्छा पड़ता है, यानी जो प्राइसेस बढ़ती हैं, बिजनेसेस ज़्यादा इंकरेज होते हैं, उसकी वजह से वो और प्रोड्यूस करते हैं। अब उसका इफेक्ट जो हुआ इन्फ्लेशन का, मतलब ये कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कि इन्फ्लेशन हुई, तो जिसकी वजह से बिजनेसेस इंकरेज हुए, उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुई। थोड़ी बहुत ये अच्छी होती है और इन्फ्लेशन अच्छी होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस के ऊपर ये हुआ कि उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाती है, तो हाउस होल्ड हैं जहाँ पे दो चीजें खरीद सकते थे वो एक चीज खरीद सकते हैं, यानी कि उनका ओवरऑल जो इनकम है वो कम हो गई है। अब नॉमिनल और रियल इनकम यहाँ पे बात की गई है, इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। ये नॉमिनल जो है ना, वो जो जिस तरह से नॉमिनल इनकम जो है वो वही इनकम है जो कि एक आम बंदा रिसीव कर रहा है, वेजेस की सूरत में या सैलरीज की सूरत में। एक बंदा एक करंट मंथ में इसको रिसीव करता है, वो आपकी क्या है, जो आपकी नॉमिनल इनकम। अब इस इनकम, यानी जो भी आपकी इनकम है, नॉमिनल इनकम है, उससे आप कितनी चीजें परचेज कर सकते हैं, नॉमिनल इनकम से कितनी चीजें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब परचेज करना, जैसे आप पहले एक चीज, दो चीजें परचेज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन हुई, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, इसका मतलब आपकी इनकम कम बढ़ गई है, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी इनकम कम बढ़ गई, तो आपका आपकी परचेजिंग पावर जो है वो बन रही है, ठीक है। अब आप एक चीज जो है ना वो कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जहां पहले आप दो चीजें खरीद सकते थे, अब आप एक चीज खरीद सकते हैं। तो अभी आपकी परचेजिंग पावर को कम कर दिया किसने, इन्फ्लेशन में। तो अब जो रियल इनकम है, वो रियल इनकम आपकी वो वाली इनकम होगी कि जिसकी जो आपको बताएगी कि आप कितनी चीजें पहले के मुकाबले में परचेज कर सकते हैं, क्योंकि पहले आप दो कर सकते थे और अब आप एक कर सकते हैं, तो अब वो क्या क्या होगी, वो रियल इनकम होगी, और रियल इनकम जो होती है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे इसको, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगी वो हमारी रियल इनकम होगी, और अगर हमारी जो आपकी सिंपल वेजेस या सैलरीज होंगी करंट मंथ की, वो आपकी नॉमिनल इनकम होगी, वो 20,000 हो सकती है, वो 1 लाख हो सकती है, वो आपकी करंट मंथ की है। लेकिन उस चीज को सामने रखते हुए आप उस चीज से कितनी चीजें बाय कर सकते हैं एक वक्त में, तो वो आपकी रियल इनकम है। अब यहाँ से रियल इनकम का और नॉमिनल इनकम का आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नॉमिनल इनकम आपकी सिंपल इनकम, जो कि आप इनकम आप रिसीव करते हैं अपने एम्प्लॉयर से, या बिजनेस प्रोड्यूस करते हैं, हम इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन जो रियल इनकम है, रियल इनकम असल में हमारी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। रियल इनकम वो इनकम है कि जिसके थ्रू आप यानी जितनी भी आपकी इनकम है, नॉमिनल इनकम जितनी भी है, उस वो उसके थ्रू आप कितनी चीजें परचेज कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो ये आपकी रियल इनकम कहलाएगी। अब इसके ऊपर अगर आप आओ तो नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम, ये क्या चीज है, आपको बोर्ड नजर आ रहा था ना अभी? यस मैम, आ रहा है। मैं बोर्ड पे लिख रही थी तो आपको नजर आ रहा था ना? जी मैम। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोगों को ना वो डिस्प्ले कैसे हो रहा है। अच्छा, नॉमिनल और रियल इनकम का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर एंटिसिपेटेड, अब ये इन्फ्लेशन का जैसे टॉपिक है, ग्रोथ इन नॉमिनल इनकम वर्सेस इन्फ्लेशन रेट, एंटिसिपेटेड वर्सेस अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। ये क्या चीज है कि कुछ चीजें हम लोग प्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे बजट आया, बजट में कहा, गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि अब वो ना कुछ एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, जैसे ब्रिजेस कुछ बनाएंगी, या एक्सपेंडिचर ज्यादा उसने एस्टिमेट कर दिया। अब उसको अब आपको ये लग रहा है कि अगर इसने एक्सपेंडिचर ज्यादा करने हैं, गवर्नमेंट ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए क्या होगा कि पॉसिबल ये है कि नेक्स्ट मंथ्स में, आने वाले मंथ्स में इन्फ्लेशन बढ़ जाए, प्राइसेस और जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाए। अब वो क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट को जब फाइनेंस करना है, उसके काफी सारे तरीके हैं, उसके हमने बात की हुई है कि या तो वो अपनी टैक्स ज्यादा लगा देती है, या जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है कि
अपने बाहर से बोरोइंग करती है, किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जैसे उससे बोरो करती है, या कहीं और से या किसी और कंट्री से बोरो करती है अपने बजट को, अपने बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, अगर उसको एक्सपेंडिचर के मुकाबले में कम पड़ा, उसका एस्टिमेट बजट जो है वो एक्सपेंडिचर के मुकाबले में कम पड़ा, तो अब वो क्या करती है, उसको फाइनेंस करने के लिए क्या करती है कि गवर्नमेंट बाहर से पैसा लेती है या टैक्सेस ज्यादा लगाती है। जब टैक्सेस ज्यादा लगाती है तो ओवरऑल, और दूसरा एक और वो काम करती है कि जब टैक्सेस लगते हैं ना, आपका जनरल प्राइस लेवल वैसे इंक्रीज होना शुरू होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो गए क्योंकि टैक्सेस ज्यादा लगे। अब टैक्सेस के थ्रू उसने फाइनेंस करना होता है, या वो ये काम करती है, वो करेंसी ज्यादा इशू कर देती है। जब करेंसी मार्केट मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर, तो वो ओवरऑल क्या होता है कि आप मनी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। जब मनी वैल्यू कम होती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, यानी कि इस वक्त आपको एक चीज को परचेज करने के लिए 4 रुपए रिक्वायर्ड है जहाँ पे 2 रुपए रिक्वायर्ड थे। तो अब आपको अब मनी सप्लाई ज्यादा होगी, जाहिर है कि तो फिर ये असल में मनी सप्लाई का ज्यादा होने से भी इन्फ्लेशन आ जाती है। अब वो इन्फ्लेशन जो है, जो उसने रोल प्ले किया, तो वो अब आपको लग ये रहा है कि हो सकता है बजट के आने के बाद ही इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए। तो इन्फ्लेशन जब ज्यादा हो गई है तो वो एंटिसिपेट कर रहा है कि यानी कि प्रोजेक्ट कर रहा है या सोच रहा है कि आने वाले दिन में चीजें महंगी हो जाएंगी। तो उसकी वजह से वो अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कर्टेल करना शुरू कर देता है कि नहीं, अब मुझे जो अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, अब मुझे एक्सपेंडिचर्स कम से कम करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ जाए, या वो पहले ही चीजों को खरीदना शुरू कर देगा लो कॉस्ट के ऊपर। तो ताकि जो है वो, अगर उसने जो 2-3 माह बाद एक्सपेंडिचर किए करने हैं, वो पहले ही कर ले कि चीजें महंगी हो जाएंगी। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एक वो ये पॉसिबिलिटी है कि वो अब करेगा ही नहीं, क्योंकि अब उसकी इनकम कम हो गई है। तो ये एंटिसिपेटेड और अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन जो है उसका भी एक रोल होता है कि लोग जो है वो सोचते हैं कि अच्छा ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आ गई है तो इसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन हैज स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, दोज एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन मे बी एबल टू एडजस्ट देयर वर्क और स्पेंडिंग एक्टिविटीज टू अवॉइड और लेसन इफेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा है ग्रोथ और नॉमिनल इनकम और इन्फ्लेशन। और हु इज हर्ट बाय इन्फ्लेशन, कौन हर्ट होता है? फिक्स्ड इनकम रिसीवर्स जो होते हैं वो हर्ट होते हैं। वो कैसे? कि जिनकी पहले ही फिक्स है, जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन एक खास होती है, तो वो भी इफेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी फिक्स होती है, उनको फिक्स उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर जो है उसके हिसाब से प्लान किए होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं एकदम से, तो वो फिक्स इनकम जो है वो उनकी सफर करेगी। यानी कि अब जहाँ पर उनकी 1 लाख रुपए अगर पेंशन है या इनकम है और फिक्स है, तो अब उनको 90,000 की वो उनकी रह गई क्योंकि इन्फ्लेशन ने उसको सफर किया। फिक्स इनकम रिसीवर्स होते हैं वो असल में इन्फ्लेशन की वजह से जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, वो सफर करते हैं। इसी तरह से जो सेवर्स हैं, जिनका जो अपनी अपनी इनकम का कुछ पोर्शन ज्यादा पोर्शन सेव करते थे, अब वो कम सेविंग करने शुरू हो गए हैं। अब जैसे 60,000 मैंने बताया था अगर कंजम्पशन है तो 40,000 उसकी सेविंग्स है। अब कंजम्पशन आपकी ज्यादा, यानी कि अगर वो 80 पे चली जाती है तो आपकी सेविंग्स ओवरऑल कम रह जाएंगी। तो सेवर्स हैं जहाँ पे आपकी जो सेव करते हैं, आप जा रहे हैं कि किसी नए बड़े प्रोजेक्ट के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए आप सेव करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अब वो भी सफर कर रहा है क्योंकि ओवरऑल प्राइसेस जो आपकी इंक्रीज हो गई हैं। अब वो सेवर्स जो हैं वो सफर करते हैं। अब क्रेडिटर्स जिन्होंने उधार लिया होता है, तो अब वो भी सफर करते हैं कि क्योंकि अब क्रेडिटर्स का ये सीन होता है कि जो बैंक्स हैं, आपने देखा होगा अगर किसी ने बैंक्स के साथ एक्सपीरियंस किया हो कि एक साल में वो बताते हैं हमारा जो इन्फ्लेशन, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% है। अब वो सारा क्या करते हैं, जो बैंक्स हैं वो कहते हैं कि हमें लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में वो रिविजिट करते हैं उस इंटरेस्ट रेट को, क्योंकि जो इन्फ्लेशन, अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपके ज्यादा हो गया है, तो अब आपकी मनी वैल्यू कम हो गई, तो अब इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया जाता है, पहले ही बैंक उसको एडजस्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर के मुताबिक कि नेक्स्ट ईयर कंज्यूमर्स को अब 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी जो पहले वैल्यू, अगर उन्होंने 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपया उन्होंने लोन दिया हुआ था, तो उसकी जो वैल्यू है वो असल में क्या रह गई, अगर उसकी जो थी, अगर 1 लाख रुपया था 100 उसने दिया हुआ था, तो अब उसकी 95,000 जो है उसकी वैल्यू रह गई। अब क्या होगा,
बैंक ने तो इतने परसेंट लोन ये लोन दिया हुआ है, अब रह वो इतना गया है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर इंटरेस्ट रेट के अलावा अब उसको चार्ज करना होगा 1,05,000, यानी कि इस तरह से वो इसको इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो 5,000 ऊपर लगाएगा तो वो अब जो क्रेडिटर है उसको पे करना पड़ेगा 1,05,000 रुपया मजीद, जिसकी वजह से ओवरऑल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का भी है। अब क्रेडिटर्स की वजह जो है वो हर्ट होते हैं, जाहिर है कि अब उनको इतना पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 1 लाख, और इन एडिशन टू इंटरेस्ट रेट जो कि वो एज ए प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपने क्रेडिटर से। हु इज अनअफेक्टेड? जो फ्लेक्सिबल इनकम अर्नर्स हैं, जैसे वेजेस हैं। वेजेस अगर हम लोग इस वक्त देखते हैं तो पहले इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है तो जो मजदूर है या डेली वेज अर्नर्स है वो कहते हैं अब तो महंगाई हो गई, अब आप हमें ज़्यादा दें, क्योंकि वो डेली वेज अर्नर्स है उनको फ़ायदा हो जाता है कि उनको पेमेंट भी ज़्यादा मिलती है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट के हिसाब से। इसी तरह डेटर जो है वो भी अनइफेक्टेड रहते हैं, तो और यानी कि उनको अब ज़्यादा पैसे मिलेंगे इन्फ्लेशन की वजह से, तो जिन्होंने दिया हुआ होता है पैसा। तो इसी तरह से जो फ्लेक्सिबल इनकम रिसीवर्स हैं वो उनको फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन के बढ़ने से, और जो बिजनेसेस हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है ये बढ़ने से, ठीक है। और इसी तरह अदर इन्फ्लेशन इश्यूज हैं वो डिफ्लेशन, कि अगर प्राइसेस लेवल डिक्रीज करते हैं ओवरऑल हमारी डिफ्लेशन कहलाती है। अब उसके भी मिक्स इफेक्ट्स हैं, कुछ फैमिलीज को इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती, और किन वजह से? क्योंकि बिजनेसेस अगर आपके इंकरेज हो रहे हैं इन्फ्लेशन के इंक्रीज करने से, तो इसका मतलब है कि वो वाले हाउस होल्ड जो हैं वो उनको फायदा हो रहा है। तो ये मिक्स इफेक्ट्स रहते हैं कि ओवरऑल के इन्फ्लेशन के बहुत सारे किसी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, किसी को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और रियल आउटपुट, ये आप थोड़ा सा आप खुद पढ़ लीजिएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड रियल आउटपुट्स के बारे में हमने। अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है? हाइपर इन्फ्लेशन जब आपका 50% से भी रेट ज्यादा बढ़ जाता है इन्फ्लेशन का, कि प्राइस लेवल बहुत ज्यादा रेट पे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा होता है कि जब रिसेशन होता है ना इकोनॉमी के अंदर, और वो डिप्रेशन की शक्ल तैयार करना शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में आपकी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका जीरो पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाता है, बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयज जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और ओवरऑल जो है प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट